कॉलम नवीस डॉक्टर फारूक आदिल अपने एक कॉलम में लिखते हैं कि आसिफ अली जरदारी ने एक शख्स को अमेरिका से तलब किया और कहा कि वो फलां जिम्मेदारी संभाल लें। सदर मुमलिकत के सामने बैठे उस शख्स ने सोचा कि कहाँ अमेरिका के मुआवजे और कहाँ अपने देश का रक्स दरवेश। एक डेढ़ लम्हे के बाद इस शख्स ने सर उठाया और कहा, जो आपका हुक्म सदर मुमलिकत। सदर मुमलिकत को भी अंदाजा था कि इस शख्स ने अगर मेरी ख्वाहिश को अपनी ख्वाहिश बना लिया है तो ये खसारे का कितना बड़ा सौदा है। उन्होंने आदत के मुताबिक अपनी खिली हुई मुस्कुराहट के साथ अपने मुखातिब की तरफ देखा और पूछा कि बेतकलीफी के साथ कह दो कि मैं इसके अलावा आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। मुमकिन है वो सोचते हों कि ये जो शख्स मेरी ख्वाहिश पर इतना बड़ा फैसला कर रहा है, प्लॉट परमिट का मुतालबा करेगा या अपने माली नुकसान के अजाले के लिए कोई मादी मफाद इसके पेश नजर होगा, तो क्या हर्ज है कि इसे पूरा ना किया जाए। इस शख्स ने सरबराह मुमलिकत के साथ एक बार फिर आंखें मिलाई और कहा, वैसे तो कोई ख्वाहिश नहीं सर, लेकिन एक मसला अलबत्ता है। पाकिस्तान आते हुए बहुत मेहनत से जमा की हुई किताबों की एक बहुत बड़ी तादाद अमेरिका में रह गई है। अगर मुमकिन हो सके तो इसे यहाँ मुंतकिल करा दें। सदर मुमलिकत भी वादे के पक्के निकले। ये किताबें जो अच्छी खासी लाइब्रेरी थी, अपने खर्च पर अमेरिका से पाकिस्तान मुंतकिल करा दी। सदर मुमलिकत तो जैसे हम आप जानते ही हैं, आसिफ अली जरदारी थे, दूसरा शख्स कोई और नहीं हमारे आपके जाने पहचाने मुर्तज़ा सोलंकी थे, जिन्होंने परसों परले रोज वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात की हैसियत से हलफ उठाया है। हम दोनों का सहाफ़ती कैरियर एक ही शहरी यानी कराची में कमोबेश एक ही ज़माने में शुरू हुआ, लेकिन इत्तफाक कुछ ऐसा रहा कि एक दूसरे के काम से आगाही और नामों से शनासाई के बावजूद कभी मुलाकात ना हो सकी। ऐवान सदर के ज़माने में चंद एक बार उन्होंने, जब वो एक न्यूज़ चैनल से वाबस्ता थे, मुझसे राब्ता किया, लेकिन जैसा कि तवक्को की जा सकती है बातचीत खालिसन पेशावराना अमूर तक महदूद रही। लेकिन उनके मखसूस धीमे अंदाज और सिंधी लहजे की शीरी हलावत ने मुतासिर किया। यूं मुझे ये एक चटक लगी कि इस शख्स के बारे में कुछ मजीद भी जानना चाहिए। इतना तो मुझे मालूम था कि आसिफ अली जरदारी ने उन्हें अमेरिका से सिर्फ इसलिए पाकिस्तान मदऊ किया था कि रेडियो पाकिस्तान उनकी सुपुर्द किया जाए ताकि वो अपने वॉइस ऑफ अमेरिका के तजर्बे से फ़ायदा उठाकर इस्लाह अहवाल करें। मुर्तज़ा सोलंकी जिस ज़माने में रेडियो पाकिस्तान के सरबराह थे, हमारे नौजवान दोस्त काशान अकमल इस इदारे में रिपोर्टिंग के शोबे से वाबस्ता थे। एक दिन ऐन इस रोज़ जब उन्हें महीने भर की मेहनत का मुआवजा एक चेक की सूरत में दिया गया था, डीजी रेडियो पाकिस्तान ने मीटिंग तलब की। काशान ने ये चेक जेब में डाला और अपने दीगर साथियों के साथ जाकर बैठ गए। डायरेक्टर जनरल ने इस मीटिंग में नौजवान रिपोर्टर और शोबे खबर की दीगर जिम्मेदारों को न्यूज़ गैदरिंग और ब्रॉडकास्टिंग के ताज़ा रुझानात से आगाह किया और बताया कि सरकारी शोबों का जरिया इब्लाग होने के बावजूद वो कौन से तरीके हैं जिन्हें इख्तियार करके इस कौमी इदारे में नई रूह फूंकी जा सकती है। ये ऐन वही ज़माना था जब रेडियो पाकिस्तान में किसी डेली वेजर रिपोर्टर को एक रिपोर्टर की तैयारी के मुआवजे सिर्फ 350 रुपये अदा किया जाता था। इस माह काशान की कुल कमाई मुबलिग 21 रुपये थी। काशान ने ये चेक डीजी साहब के सामने रखा और सवाल किया कि मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन सा फार्मूला है जिसके तहत एक रिपोर्ट का ये मुआवजा अदा किया जाता है, जिस पर हमारे अखराजात इससे कहीं ज्यादा हो जाते हैं। काशान बताते हैं कि इदारे के कारकुनों की हालत ज़ार जानकर वो परेशान हो गए। इसके बाद सूरत हाल बदल गई और मुआवजे दहाइयों पुराने घिसे पिटे फार्मूलों के मुताबिक अदा करने के बजाय इनमें माकूल हद तक इजाफा कर दिया गया। मुआवजों की ज़ुबो-हाली का मामला हल करने के बाद उन्होंने रिपोर्टिंग के मयार को बेहतर बनाने पर भरपूर तवज्जो दी और लाइव नशरियात का मयार बेहतर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के हसूल को यकीनी बनाया। यूं रेडियो पाकिस्तान पहली बार सैटेलाइट टीवी का मालिक बना। इसके अलावा ये कौमी इदारा जो कहीं पिछली सदी में जी रहा था, उन्होंने आते ही इससे के मुख्तलिफ शोबों में नज़्म ज़ब्त पैदा किया और आवाज़ों के खजानों को महफूज रखने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का आगाज़ किया। हाल ही में आवाज़ खजाना के नाम से रेडियो पाकिस्तान ने पाकिस्तानी मौसीकी के जो ऐप जारी की है, इसका लॉन्च मुमकिन ना हो पाता अगर सोलंकी साहब के दौर में इसका काम आगाज में ना आता। रेडियो पाकिस्तान सोलंकी साहब की जिंदगी में बाद में आया, लेकिन चूंकि इसकी तंजीम नौ के लिए उनका काम गैर मामूली है, इसलिए ये तस्करा कुछ तवील होगा, लेकिन फिलहाल तो वो एक सहाफ़ी हैं। इस हैसियत से पाकिस्तान टेलीविज़न पर साथी की हैसियत से मुझे भी उनके साथ काम करने का मौका मिला। मेरा मुशाहिदा और तजुर्बा ये है कि जिस मौजू पर ये बात करते हैं पूरी तैयारी के साथ करते हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो कौमी सियासी सूरत हाल और बहरानों को अमूमी अंदाज में सियासी मफादात और रुझानात के तहत समझने के बजाय आइन
قانون کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح ان کی گفتگو اور تجزیے میں انفرادیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کا ایک اور انفرادی پہلو یہ بھی ہے کہ حالات اور ماحول جیسے بھی ہوں، وہ جمہوریت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ یہی منفرد شخص اب ہمارا یعنی صحافت سے متعلق وزارت کا سربراہ بن گیا ہے۔ اس لیے میں جائز طور پر توقع رکھتا ہوں کہ ان کے دور میں ذرائع ابلاغ ماضی سے بڑھ کر جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے لیے خدمات انجام دے سکیں گے۔ مرتضی سلونگی صاحب کی ایک اور خوبی بھی انہیں ان کے ہم عصر صحافیوں میں ممتاز کرتی ہے۔ وہ اگرچہ سندھ کے مردم خیز خطے کی جم پل ہیں، لیکن اس کے باوجود کلاسیکی موسیقی، نیم کلاسیکی موسیقی کا گہرا ادراک رکھتے ہیں۔ اس لیے میں توقع رکھتا ہوں کہ ان کی تازہ ذمہ داری وزارت اطلاعات و نشریات کی ترقی اور نیک نامی کا باعث بنے گی، انشاءاللہ۔